हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर 247। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मुझे पता है आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि मैम कब आएंगी और कब सेशन स्टार्ट होगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ा सा डिले हो गया हम लोग को सेशन को स्टार्ट करने में। सो नो इशू, हमारी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, हमारी पढ़ाई उसी जोरदार तरीके से चलनी चाहिए। ओके, सो सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर हो, सारे के सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि फटाफट सभी लोग सेशन को अटेंड कर लो। सारे के सारे स्टूडेंट से बोल दो कि मैम आ चुकी हैं और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो हरप्रभ एज यूजुअल, गुड मॉर्निंग। विनीता, वासु, शीतल, रवि, शिवप्रम, नीतू, प्रवीण, मनीषा, सार्थक, एवरीवन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है आपका प्रेपोजिशन। सो पहले प्रेपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी एक क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कल दिया था एडवर्ब से रिलेटेड। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि आप सभी लोग तैयार हो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने के लिए। एवरीवन, और सेशन को एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ओके, एंड माय क्वेश्चन इज शी डज, आई डोंट नो व्हाट आई हैव गिवन यस्टरडे, मुझे नहीं पता कि मैंने कल आप लोगों को क्या दिया था, बट आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके बट उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देने वाली हूँ। सो सभी के सभी स्टूडेंट एकदम रेडी रहना मुझे आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। मैंने लिखा शी डज नॉट हार्डली, मुझे याद आ गया क्वेश्चन, अंडरस्टैंड्स माय सिचुएशन, राइट? मैंने यही क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। ये था आपका फोर्थ पार्ट, ये था आपका थर्ड पार्ट, और ये था आपका सेकंड पार्ट, और ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। सभी के सभी स्टूडेंट्स आंसर करना शुरू करो मुझे कि क्या होगा। एवरीवन, चलो। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में आंसर आया था। वासु हैज गिवन द आंसर एंड देयर वाज वन मोर गर्ल हु हैज गिवन द आंसर, सो दैट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर आंसरिंग। और मैं सभी से बोलना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स आंसर किया करो। आंसर नहीं करते हो आप लोग, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते हो, और आंसर करते हो इसका मतलब पढ़ाई करते हो। सो मुझे बताया तो करो कितने लोग पढ़ाई करते हो। श्योर साक्षी, लेट दिस सेशन बी एंडेड। ये सेशन आपका एंड होने दीजिए। जो बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है उसको एंड होने के बाद हम लोग जरूर पीजीडी की भी इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ओके, शी डज नॉट अंडरस्टैंड। सो अभी आप लोग एक चीज देखो, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज एक देखो आप लोग। क्या वो सिंपल सी चीज है? मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर, इफ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पे इस डज नॉट को हटा देते हैं। ये डज नॉट को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मेरा जो करेक्शन होगा वो फर्स्ट पार्ट में भी चाहिए होगा और हमारा सेकंड पार्ट में भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि इस अंडरस्टैंड को हम लोग को बनाना पड़ेगा अंडरस्टैंड्स। क्या बनाना पड़ेगा? अंडरस्टैंड्स। सो दो पार्ट में हम लोग एरर नहीं ढूंढ सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमको एरर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में ढूंढना है। तो उस एक पार्ट के एरर के लिए, उस एक पार्ट में एरर ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। वी नो दिस, नो नॉट के साथ हार्डली, बेयरली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या रिमूव करो? अपने दिमाग को यूज करो और उसके बाद रिमूव करो। तो रिमूव क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने रिमूव करना था व्हाट? आप लोगों ने रिमूव करना था इस हार्डली को। मतलब जो आपका एरर होता वो कौन से पार्ट में होता? वो एरर आपका होता बी पार्ट में। तो कभी भी फर्स्ट पार्ट मत लगा के आना। ओके, यूज योर सेंस, यूज योर सेंस, यूज योर सेंस, देन आंसर। सो हार्डली रिमूव होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, वो हार्डली को रखे हुए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमूव हार्डली, रिमूव हार्डली एज वी हैव मेन वर्ब एज वर्ब फर्स्ट। हमारे पास मेन वर्ब फर्स्ट है। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती, यस और यस वाली फॉर्म होती, तब तो सही होता, ठीक है ना? समझ रहे हो सभी लोग? हार्डली रिमूव नहीं करोगे, यू शुड नॉट रिमूव हार्डली। देखो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ना अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, दिस इज अंडरस्टैंड।
सो डज नॉट अंडरस्टैंड, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, बट अगर शी के लिए आप डज नॉट को रिमूव करते हो तो यहाँ पे शी के हिसाब से अंडरस्टैंड जाना चाहिए। तो आपका जो एरर होगा वो कौन से पार्ट में होगा, वो सेकेंड पार्ट में होगा। बट मैम हार्डली फॉलो इन्वर्जन, हार्डली इन्वर्जन फॉलो करता है माय डियर, क्या कौन है, रवि हार्डली इन्वर्जन फॉलो करता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना चाहिए। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली आ रहा है ना, तब आप लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाते हो। गॉट इट? चलो समझ में आ गया सभी लोगों को? हार्डली रिमूव करोगे, डज नॉट को रिमूव नहीं करोगे। गॉट इट? मिस्टेक, मिस्टेक की स्पेलिंग क्या होती है? MISTAKE। ओके चलो, हार्डली इज द नेगेटिव एडवर्ब, सो नो नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता उसके साथ, बट यहाँ पे आपको अपना सेंस यूज करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। गॉट इट? अच्छा, कीप लर्निंग, पढ़ाई तो होनी नहीं है। चलो हो गया, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर और उसको करते हैं। अभी मेरे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज प्रेपोजिशन? गलती से मिस्टेक। प्रेपोजिशन क्या होता है आपके हिसाब से? फटाफट एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहें, और आंसर करिए सभी लोग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या होता है आपके हिसाब से? आंसर करिए सभी लोग। जो स्थान बताते हैं और टाइम नहीं बताते। आई विल कम एट 10:30। preposition is connect to word forward। अच्छा ओके, जो सेंटेंस के अंत में लगे। रवि, in 1947 what happened? पोजीशन बताते हैं मैम, वो नाउन की, प्रोनाउन की नहीं बता सकते, टाइम नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लग रही है कि आप लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो। चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज मैंने कहा एक आदमी था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। एक आदमी था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। मुझे बताओ उसका सेंटेंस क्या होगा? इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म करोगे? एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, तो मैं क्या लिखूंगी? अ मैन वॉज स्लीपिंग डैश द ट्री। व्हाट आई राइट हियर? मुझे बताना आप लोग आंसर करके, ठीक है? दूसरा, मैं यंगिस्तान से आई हूं। आई केम डैश यंगिस्तान। ये दूसरा सेंटेंस है मेरा, ठीक है? थर्ड, ये जो बोर्ड है ना, इसको एक वॉल पे लगा के रखा गया है। सो दिस बोर्ड is hung dash the wall। बताना जरा मुझे, क्या फिल करोगे सभी लोग? अंडर 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 अंडर, एंड दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। एक आदमी था जो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो जो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप? यहाँ पर लगाओगे अंडर। अ मैन was sleeping under the tree। what will come in the next one? फ्रॉम यंगिस्तान, तो मैं यंगिस्तान से आई, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, दिस बोर्ड इज हंग डैश द वॉल। व्हाट विल कम हियर?
आउटसाइड यंगिस्तान, मैं यंगिस्तान से आई हूँ, आई केम फ्रॉम, नहीं, आई केम आउटसाइड यंगिस्तान, आई केम फ्रॉम यंगिस्तान. Under, that is correct. Very good. Keep learning. बहुत बढ़िया. So the board, yeah, this board is hung. कहाँ टंगा हुआ है ये बोर्ड? ये बोर्ड टंगा हुआ है वॉल पे. अब बहुत ध्यान से सुनना. This is very much important. Preposition की एक बहुत छोटी और बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बता रही हूँ आप लोगों को, जो जनरली हर सेंटेंस में मिलती है. जब आपको प्रेपोजिशन सेंटेंस के बीच में मिलते हैं तो आप सभी लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, राइट? सभी लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आता है? ऑब्जेक्ट, राइट? एम आई राइट? आपके पास ये अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी कि जब भी सेंटेंस छोटा सा फॉर्म करते हो इंग्लिश का, तो आपके पास सब्जेक्ट आता है, आपके पास वर्ब आता है और आपके पास ऑब्जेक्ट आता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. नाउ लिसन. Generally, what are the verb? What are the prepositions? So preposition के बारे में अगर हम लोग बात करें, so preposition वो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, इन दोनों के बीच का prepositional रिलेशन बताते हैं. या ऐसे लिख देती हूं मैं, पोजिशनल रिलेशन बताते हैं. पोजिशनल रिलेशन, पोजिशनल रिलेशन बताते हैं, उन्हें बोलते हो आप लोग कि वो preposition है. Got it? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? On, that is correct. Very good, Vasu. That is completely great. So preposition is a word which shows the relation or the positional relation or the time relation between subject and object. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो पोजिशनल रिलेशन, की उनकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, उनका टाइम किधर लगना चाहिए, वो रिलेशन जो बताते हैं उनको आप लोग बोलते हो, उनको आप लोग बोलते हो, उनको आप लोग बोलते हो प्रेपोजिशन. क्या बोलते हो? प्रेपोजिशन. समझ में आ रहा है ना? सो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं पहले वाले सेंटेंस में बताओ मुझे वेयर इज सब्जेक्ट, तो वेयर इज सब्जेक्ट? इफ आई सी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर, अ मैन इज सब्जेक्ट. और ये मैन कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे. तो देखो ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? पेड़. तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. और इन दोनों के बीच में जो पोजिशनल रिलेशन बताने वाला वर्ड है आपका, वो क्या है? ये है आपका जो पोजिशनल रिलेशन बता रहा है. पोजिशनल रिलेशन. ओके, इट कैन बी टाइम रिलेशन ऑल्सो. देन अगर मैं इसके बारे में बात करूं आई की, तो आई इज सब्जेक्ट. मैं आई हूं, कहां से आई हूं? यंगिस्तान से. तो दिस इज ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के में जो पोजिशनल रिलेशन बताने वाला वर्ड है वो आपका क्या है? फ्रॉम. कहां से आई हूं? यंगिस्तान से आई हूं. So this is preposition. Then if I ask you the third sentence, can you tell me what is subject and what is object? My dear students, if we come to the sentence number 3, अगर मैं sentence number 3 में आऊंगी तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मेरा subject क्या है, object क्या है, और इनके बीच में बताने वाला word या बताने वाला relation जो position का हो, जो time का हो, वो कौन सा होगा? हो गई साइड? गॉट इट? चलो, इतना साइड होना जरूरी है? खाली आवाज सुनोगे क्या मेरी? मेरा होना भी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, होटल मैनेजमेंट मैंने सुन लिया. ब्लेसिंग रेडी है, ऑलरेडी है, और टॉपिक स्टार्ट कर चुकी हूं मैं. 3, द बोर्ड. वेरी गुड. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज सब्जेक्ट. And what about this wall? The wall is object. और अगर मैं इन दोनों शब्दों के बीच का, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का पोजिशनल रिलेशन डिफाइन करूं, इन दोनों के बीच का पोजिशनल रिलेशन डिफाइन करूं, तो बताओ ना मेरा पोजिशनल रिलेशन क्या होगा? मेरा पोजिशनल रिलेशन बताने वाला शब्द है आपका ऑन. सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, सेकेंड वाले सेंटेंस में फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका अंडर प्रेपोजिशन है. बोलो, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को या नहीं? एवरीवन आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में. इज दिस मच पाल्पेबल? इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? द बोर्ड सब्जेक्ट विल, बॉल ऑब्जेक्ट है मैम, और प्रेपोजिशन है ऑन. बहुत बढ़िया हरप्रभ, वेरी नाइस. सेशन को शेयर करते रहो स्टूडेंट्स.
ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहें और आंसर करते रहो। जो मन में आ रहा है वो आंसर करो। आपके पास अपने थॉट्स होने चाहिए। जब तक आपके पास अपने थॉट्स नहीं होंगे और मेरे पास मेरे थॉट्स नहीं होंगे ना, तो हमारे थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। और जब तक हमारे थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ धमाकेदार मिलेगा ही नहीं, कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए मिलेगा ही नहीं। सो वी शुड हैव समथिंग टू स्पीक। गॉट इट? जी मैम, जी मैम, पाल्पेबल। ओके, तो इतना सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो अब ना मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन बताती हूँ कि प्रेपोजिशन एग्जाम में आती कैसे। आपके एग्जाम में बहुत सिंपल प्रेपोजिशन पूछी जाती है। सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन जैसे कि आपका एक सिंपल प्रेपोजिशन का दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है सिंगल प्रेपोजिशन, है ना, और दूसरी होती है आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है वो बता देती हूँ आप लोगों को। सिंपल तो आप लोग समझते हो, जिसमें सिंगल सिंगल वर्ड आते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ एंड सो ऑन, फ्रॉम, एटसेट्रा। जब आप कंपाउंड प्रेपोजिशन में आते हो ना, तो ये दो प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होती है, दो प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन। तो सोचिए, बताओ मुझे ऐसी कौन कौन सी आप लोगों ने प्रेपोजिशन पढ़ी है जिसमें दो का कॉम्बिनेशन आता हो। जैसे मैं आपको बताऊं ना, एक वर्ड होता है इनटू, एक वर्ड होता है ऑन टू। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे ऐसे कौन कौन सी प्रेपोजिशन आप लोगों ने पढ़ी है जिसमें दो का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। इनटू, ऑन टू, और एक और बताऊं, विद के साथ इन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? बिल्कुल, कीप लर्निंग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करवाऊंगी, लेकिन ऐसे कमेंट जो पहले आपने किया था ना वो मत करना, गंदी बात होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है ना? तो इनटू और ऑन टू ये हो गया आप लोगों का जो दो का कॉम्बिनेशन है, इन प्लस टू, ऑन प्लस टू। देन आपके पास एक वर्ड है विद और एक वर्ड है इन, तो इसको जोड़ दिया तो आपने क्या बन गया? विद इन बन गया, राइट? गुड मॉर्निंग बबिता, वेरी गुड। देखो कितने स्टूडेंट्स के आंसर्स आने शुरू हो गए मेरे पास। अप टू, अप ऑन, गेट आउट, हु, गेट आउट वर्ब, गेट वर्ब है बेटा, वो कंपाउंड प्रेपोजिशन में नहीं आएगी। तो यहाँ पे अप टू लिख देती हूँ, अपॉन लिख देती हूँ। तो इस तरह के वर्ड्स जो अपने साथ दो दो प्रेपोजिशन लिए हुए होते हैं, कभी भी याद रखना, कोई भी वर्ड या कोई भी पार्ट उस पर जब डबल आती है तो उसको कंपाउंड बोल देते हो। क्या बोल देते हो? कंपाउंड। डबल डबल नाउन आएंगे तो कंपाउंड नाउन, डबल एडजेक्टिव आएंगे तो कंपाउंड एडजेक्टिव, डबल एडवर्ब आएंगे तो कंपाउंड एडवर्ब, डबल प्रेपोजिशन आएंगे तो कंपाउंड प्रेपोजिशन। समझ में आ रहा है ना? सो ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह के जो प्रेपोजिशन होते हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ प्रेपोजिशन होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं जो क्या होती हैं? जो फिक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ तो यही लगेगा, राइट? इसके साथ तो यही लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या आप लोगों ने एप्लीकेशंस लिखी हैं? अबाउट इज अ सिंगल प्रेपोजिशन, ओके? बिफोर इज ऑल्सो अ सिंगल प्रेपोजिशन। क्या आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है? अपने स्कूल टाइम में एप्लीकेशंस लिखी हैं आप लोगों ने? यस और नो? स्टूडेंट्स प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं, रात में जागते हैं, खूब सारे सेशन प्रिपेयर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लें, अपना एग्जाम क्लियर कर लें वो लोग जल्दी जल्दी से। तो एक लाइक तो बनता है, कुछ नहीं जाता, 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अच्छा चलो आंसर करके बताओ। कीप लर्निंग, गेट आपका वर्ब है बेटा, और उसके साथ आप अलोंग प्रेपोजिशन लगा रहे हो। सो ये प्रेपोजिशन, ये फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैंने कुछ पूछा, आंसर करके बताइए। लिखी है ना एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन में हमेशा हमेशा हमारा एक ही बहाना होता था, हमेशा मेरा एक बहाना होता था कि मैम मैं कल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फीवर है, राइट? तो जब आप इसको इंग्लिश में लिखते थे तो क्या लिखते थे? मैम आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सफरिंग। आगे क्या लगाते थे प्रेपोजिशन? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ जल्दी से मुझे। मैम मैं स्कूल नहीं आ सकता, बिल्कुल स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं सफर कर रहा हूँ। किससे सफर कर रहा हूँ? फीवर से सफर कर रहा हूँ। तो सफरिंग डैश फीवर क्या लगाते थे? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके। यस यस, फीवर है, अभी है नीतू, फीवर है। क्या हो गया? आजकल फीवर आना सही नहीं है। सफरिंग डैश फीवर क्या लगाओगे? देखो मुझे सबसे पहला आंसर आया बबिता का, देन आई गॉट द आंसर ऑफ प्रीति,
फिर सार्थक आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, महबूब भी आए हुए हैं, ब्राह्मण, मेहताब, अम्बेश, रवि, बबीता, सार्थक, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर करें। सो हमारा इकलौता बहाना और सबसे औसम बहाना, मैम मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, क्लास भले ही बंक करने का मन हो, बाहर जाके पानी के बताशे खाने का मन हो, या प्लेग्राउंड में खेलने का मन हो, बहाना सबका एक ही होता था, मैम मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैम मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. So this is the most common preposition which you used. Suffering from fever. So आप क्या इस चीज के बारे में एक बार सोचो, आप इस चीज के बारे में सोचो कि सफरिंग फ्रॉम फीवर अगर लिखा हुआ है तो ये हम लोग पढ़ते हैं, सफरिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम. सफरिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम. सो आपको याद रखना है कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें हमेशा आप लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हो, हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हो जो कभी चेंज नहीं होती. जैसे मैं सॉरी हूं अपनी मिस्टेक के लिए, तो जल्दी से मुझे बताओ क्या लिखोगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डैश माई मिस्टेक. बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं सॉरी हूं अपनी मिस्टेक के लिए. व्हाट यू विल राइट हियर. वेरी गुड. जैसे आउट के साथ ऑफ आता है, आउट ऑफ द सिलेबस. पता नहीं मैम ने एग्जाम में क्या दे दिया था, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस. सो यहाँ पे आउट ऑफ लगा सकते हो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. कौन था ये, जरा मैं एक बार नाम देखूं तो. बड़ा बढ़िया आंसर किया. कीप लर्निंग. आप ही हो, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अरे वाह, बहुत ऑसम. सो मैं शर्मिंदा हूं, मैं सॉरी हूं किस चीज के लिए, अपनी मिस्टेक के लिए. तो जब आप अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी होते हो तो सॉरी के साथ क्या लगाते हो, सॉरी के साथ आप लगाते हो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक. सो सॉरी के साथ ये जो फॉर लगा रहे हो ना, दिस इज फिक्स्ड. जब आप अपनी गलती के लिए सॉरी होते हो तो आप हमेशा वहां पे क्या लगाते हो, आप हमेशा फॉर लगाते हो. सो इस तरह के फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं. समझ में आ रहा है. लाफ एट, स्टेयर्ड एट, बहुत बढ़िया. जब किसी पे हंसते हैं तो लगाते हैं लाफ एट. और जब आप जानने वाले होते हो या आपको लोग जानते हैं, नोन होते हो आप लोगों में, तो आप लगाते हो ही इज नोन टू. गॉट इट. चलो अच्छा, एक लास्ट प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की. वो जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे थे, जैसे मैंने कहा गेट इन, गेट आउट, इसने वेट थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है ना. स्विच ऑफ यूज करते हो ना. सो ये आपकी ना, आप एक चीज देखो, अब ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसमें कोई डबल प्रेपोजिशन नहीं आ रही, कोई डबल प्रेपोजिशन नहीं आ रही. गेट आपका यहाँ पे वर्ब है, इन आपका प्रेपोजिशन. अगेन गेट आपका यहाँ पे वर्ब है, और ये जो आउट लिखा हुआ है ये आपका प्रेपोजिशन है. देन पुट आपका क्या है, वर्ब है, और ऑन क्या है आपका, प्रेपोजिशन है. स्विच क्या है आपका, स्विच आपका वर्ब है, और ऑफ क्या है आपका, ऑफ प्रेपोजिशन है. सो ये जो आपका चल रहा है ना कॉम्बिनेशन, वर्ब का प्लस प्रेपोजिशन का. ये जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है ना, इस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को भी आप लोग बोलते हो कि ये फ्रेजल वर्ब है. और ये भी एग्जाम के आपका एक पार्ट है, फ्रेजल वर्ब. एंड इट इज क्वाइट इजी सम टाइम टू लर्न. ये बहुत आसान होती है लर्न करने के लिए. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है. ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो कमेंट सेक्शन में. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का जो मिक्सचर होता है वो आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हो कि मैम कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब आप लोगों ने पढ़ी हुई है. This is not called fixed preposition. These are phrasal verb. That is the combination of verb plus preposition. Fixed preposition मतलब, fixed preposition तो वो होती है जो किसी noun के साथ भी पक्का वाला लगे, जो किसी adjective के साथ भी पक्का वाला लगे. जैसे I am sorry मैंने बोला था, मैं सॉरी हूँ, शर्मिंदा हूँ, तो वहां पे सॉरी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था, कोई वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ था. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज डिफरेंट. अग्री विद, गेट अलोंग, कैरी ऑन, जारी रखो. फ्रेजल वर्ब मीन्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन. जनरली अवे फ्रॉम. वेरी गुड, बहुत बढ़िया.
गॉट इट? चलो, सो ये आपके एग्जाम्स में एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और बहुत जरूरी भी है, आप लोग के लिए याद रखना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेस। जो जिंदगी, अब ये कहावत है, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। जो हमारी जिंदगी होती है ना, वो क्या नहीं होती, वो बेड डैश रोजेस नहीं होती। तो बेड नहीं होती किसकी? रोजेस की। तो बेड का पोजीशन आपको रोजेस पे दिखाना है, तो फटाफट बताओ मुझे क्या लगाओगे यहाँ पे? विद लगाओगे, विद जो कि कनेक्टिविटी दिखाता है, जो बताता है साथ साथ में, ठीक है। दूसरा ऑफ, जो पोजीशन अधिकार दिखाता है, बिलोंगिंग दिखाता है। तीसरा फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए। और चौथा लिखा हुआ है ऑफ, जो दिखाता है सेपरेशन, कहीं से आप अलग हो रहे हो, दूर जा रहे हो। जैसे एक पंख किसी जानवर के नीचे गिर गया, जैसे मोर का पंख नीचे गिराया, तो इट फेल ऑफ, सेपरेशन होता है। आई जम्प्ड ऑफ, बी 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 आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड, एंड आई गॉट द फर्स्ट आंसर इज ऑफ रितु राय, राइट? सो वेरी गुड। सो लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो बेड नहीं है, किसकी बेड नहीं है? रोजेस की बेड नहीं है, जो हम लोग सोचते हैं। लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम लोग सोच लेते हैं, जितनी आसान वो हमको लगती है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर टुडे। माय ग्रैंडफादर विल कम हियर डैश अ वीक। मेरे जो ग्रैंडफादर है ना, वो आ जाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो एक हफ्ते के साथ आएंगे, एक हफ्ते के पहले आएंगे, एग्जैक्ट एक हफ्ते पे आएंगे, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है ये, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे। सोचो और बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे। एवरीवन, जिंदगी गुलाब का बेड नहीं। अच्छा रोहित, वेरी गुड। मेरे पास पहला आंसर आ चुका है, और जो पहला आंसर मेरे पास आया है वो आया है प्रवीण का। आपके सिलेबस भर की हो जाएगी। फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन इट कैन बी डन। डी 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 आंसर कर रहे हैं सभी लोग। तो मैंने क्या बोला, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे डैश अ वीक, ठीक है ना। तो आपको लिखा हुआ है एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे विद इन, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को, जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे होते हो कि कोई भी बंदा किसी समय के अंदर अंदर पहुंचने वाला है या आ जाएगा, तो उसके लिए आप विद इन शब्द का यूज करते हो। सो विद इन हमेशा एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन बताता है, जिसमें आपके दो एंड्स होते हैं और उसी टाइम के इन बिटवीन कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, तब वहां पे लगाते हो आप विद इन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क वाज कंप्लीटेड डैश सनसेट। जब जो काम है उसको कंप्लीट किया गया, और कब कंप्लीट किया गया? सनसेट के समय। सो फॉर सनसेट, इन सनसेट, एट सनसेट और अबाउट सनसेट, व्हाट विल कम हियर? आंसर करो सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए। इन, एट, इन आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, सनसेट एक एग्जैक्ट टाइम होता है, राइट? एक वो समय के बारे में हम बात कर रहे हैं जब सूरज डूब रहा है, डूब रहा है, ठीक है ना। तो आप एक बात बता सकते हो यहाँ पे कि एक आपका ये पार्ट ऑफ डे है, राइट? पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे, ठीक। सनराइज या सनसेट, ये एग्जैक्ट आपका एक टाइम आप बताते हो, सनराइज और सनसेट, और जब भी इनको बताओगे तो ये आपका एक एग्जैक्ट टाइम होता है, एक स्थिर समय होता है। और क्योंकि उस स्थिर समय के बारे में आप बात कर रहे होते हो, तो आप एक स्थिर प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते हो, और वो स्थिर प्रेपोजिशन आपके पास क्या है? वो स्थिर प्रेपोजिशन है आपके पास एट। सो काम को कंप्लीट कर दिया गया,
किस टाइम पे कंप्लीट किया गया? जब जो सूरज था वो क्या हो रहा था? वो डूब रहा था. सो सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पर क्या आएगा? जो प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होगी वो होगी आपकी एट. गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कैन यू राइट डैश दिस पेन? क्या तुम लिख सकते हो इस पेन से? तो आप क्या लगाओगे? बाय दिस पेन, इन दिस पेन, इस पेन के अंदर लिख सकते हो, विद दिस पेन, इस पेन के साथ लिख सकते हो, या ऑन दिस पेन, इस पेन के ऊपर ही लिख सकते हो. सो आप लिख सकते हो इस पेन के साथ, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? क्या आएगा? जल्दी से आंसर करके बताओ. आई वॉज राइट, यस यू वर राइट. एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो, स्टूडेंट्स तक ही कनेक्ट होते रहे हमारे साथ माय डियर. रवि, यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, वो आपको काफी हेल्प करेंगे. बाकी आप स्पीड टेस्ट दे सकते हो, बेस्ट है. विद कुछ लोग बाय आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग विद आंसर कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू बेटा, बाय का मतलब भी होता है किसी चीज के द्वारा, और विद का मतलब भी होता है किसी चीज के साथ, बट दोनों में डिफरेंस है. बाय आपका यूज होता है एक लिविंग थिंग के लिए, और दूसरा विद आपका यूज होता है एक नॉन लिविंग थिंग के लिए. इसके अलावा इन का भी यूज करते हो जब आप कोई काम किया जा रहा होता है आपका, वो भी आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए ही होता है बेटा. बट उसमें और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नॉन लिविंग थिंग का काम जब विद के लिए होता है तो वो आपका एक काउंटेबल टर्म होता है, लेकिन जब आप इनका यूज कर रहे होते हो तो वो एक अनकाउंटेबल टर्म होता है. इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी. देखो इधर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को याद रखना भी जरूरी है. बाय, विद और इन, इनका यूज जो होता है इन टर्म ऑफ एजेंसी होता है. इन टर्म ऑफ एजेंसी मतलब जब किसी काम को परफॉर्म किया गया, जब किसी काम को किया जा रहा होता है ना, तब आप इसको यूज करते हो. बाय, विद और इन. बाय लिविंग थिंग के लिए होता है, विद नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और इन नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है. बट इन दोनों में भी डिफरेंस होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का. नाउ सुनना, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई wrote इधर आओ, क्वेश्चन देखो और आंसर करना मुझे. मैंने सेंटेंस लिखा, दिस लेटर is written dash me dash a pen dash blood. This is my sentence, okay? आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या आएगा प्रेपोजिशन में. फटाफट आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग. बाय लिविंग, विद भी नॉन लिविंग, इन भी लॉन्ग. जब कोई काम किया जा रहा होगा ना तो बाय लिविंग, विद नॉन लिविंग और इन भी नॉन लिविंग. लेकिन विद और इन में डिफरेंस ये होता है कि विद काउंटेबल के लिए लगता है और इन अनकाउंटेबल के लिए लगता है. ठीक है, आंसर करो इस क्वेश्चन का सभी लोग. वेरी गुड. सो आई गॉट द फर्स्ट आंसर. जो मुझे पूरा कंप्लीट आंसर मिला है वो है प्रवीण पटेल का. सो प्रवीण ने आंसर किया और बाकी सारे स्टूडेंट भी आंसर करें. तो देखो इस लेटर को लिखा गया है, ये काम किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? तो मी के द्वारा किया गया है, तो आपने यहाँ पे बाय लगा दिया. और किससे किया गया है? तो पेन से किया गया, और पेन को गिन सकते हो आप, तो पेन नॉन लिविंग है उसको गिन सकते हो आप, तो यहाँ पे आपने विद लगा दिया. और उसके बाद लिखा हुआ है ब्लड. किस चीज में लिखा गया? तो ब्लड से लिखा गया था, खून से लिखा गया था, और क्योंकि खून से लिखा गया था इस वजह से आप ये नॉन लिविंग टर्म के बारे में बात कर रहे हो. ये नॉन लिविंग थिंग है बट ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लगाओगे आप इनका यूज करोगे. गॉट इट?
मैम टाइम बता दीजिए ऑनलाइन क्लास की। बेटा टाइम यही है आपका कि 10 to 11 आपकी क्लास होती है। ओके इतना क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। बाय लिविंग, विद नॉन लिविंग, इन नॉन लिविंग, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस होता है। सभी लोग आंसर करो कमेंट सेक्शन में, एवरीवन। ऑफ ब्लड नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ क्या तुम लिख सकते हो? किससे? इस पेन से। तो अब ये बताओ ना, ये जो पेन है वो कैसा है? वो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है प्लस काउंटेबल है। तो नॉन लिविंग थिंग होगा और काउंटेबल होगा तो उसके लिए क्या लगाओगे आप? नॉन लिविंग थिंग होगा, काउंटेबल होगा तो उसके लिए लगाओगे आप विद। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे किसका? विद का। गॉट इट? समझ में आ गया सभी लोगों को अच्छे से? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, इसी पे ही बेस दे रही हूँ, ठीक है? इसी पे ही बेस दे रही हूँ, मुझे आंसर करके बताना सभी लोग। मेरा क्वेश्चन का आंसर करके बताना आप लोग कि क्या होगा उसमें, ठीक है? चलो, मैंने बोला द क्लोथ्स वर वॉश्ड, कपड़ों को धुला गया। किसको धुला गया? कपड़ों को धुला गया। तो मैंने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, ओके, डैश अ सोप। पहला मैंने ये लिखा है साबुन से धुला गया उसको, और दूसरा मैंने लिखा द क्लॉथ वर वॉश्ड डैश वाटर। बताओ क्या लगाओगे फर्स्ट वाले में और क्या लगाओगे सेकंड वाले में? आंसर करके बताओ सभी लोग। Palpable ma'am, that's great. I have given 2 questions in front of you. नहीं, I would say before you. There are 2 questions and you need to answer. पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, और दोनों को नोटिस करना बेटा, दोनों नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग की कंडीशन आपके पास लिखी हुई है। तो क्या आंसर करोगे सभी लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड। अगेन मुझे सबसे पहला आंसर आया, वैसे तो कीप लर्निंग का मुझे सबसे पहले आंसर आया कि मैम विद लगेगा। नहीं, मिस्टर शॉपिंग का भी आंसर आया है। ओके, मिस्टर शॉपिंग। बाय अ सोप, एक सोप के द्वारा, बाय अ पर्सन, लिविंग थिंग होना चाहिए। सेशन को शेयर कर दो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो। तो सोप नॉन लिविंग है और काउंटेबल है, यहाँ पे लगाओगे विद, और वाटर अनकाउंटेबल है बट नॉन लिविंग ही है तो यहाँ पे लगाओगे आप क्या? इन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? गॉट इट? सभी लोगों को समझ में आया एकदम ऑसम तरीके से? बाय नहीं लगेगा, बाय लिविंग के लिए लगता है माय डियर। कीप लर्निंग। बाय के लिए मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है ना? तो आई होप कि सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से, ऑसम तरीके से। और हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं देखती हूँ सबसे पहले मुझे कौन आंसर करता है। जिसने मेरे को सबसे पहले आंसर किया ना, उसका नाम मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। सो ये रहा आपका क्वेश्चन कि हम प्लीज हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, अतिथि देवो भव हम लोग नहीं करते, हम लोग बोलते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। तो जब भी हमारे घर पे कोई विजिट करता है ना, तो हम प्लीज शायद नहीं होते हैं जब तक कोई वो बहुत नियर डियर वन नहीं होता। तो प्लीज के साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। आप लोग को ये बताना है वो फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, और आपका समय शुरू होता है अब। और ये रहे आपके पास ऑप्शंस। इन वाला समझ में नहीं आया? जब कोई काम करवाया जा रहा होता है, परफॉर्म किया जा रहा होता है, तो उस सिचुएशन में नॉन लिविंग थिंग में जब अनकाउंटेबल टर्म जिसको गिन नहीं सकते वो यूज होता है, तो इन लगाते हो। प्लीज के साथ क्या लगाओगे? मैं खुश हूं तुमसे। ऐसा होता नहीं है जनरली, हम खुश होते नहीं है। देखो मुझे आंसर्स आने शुरू हो गए, बहुत सारे आंसर्स आए। सो सबसे पहले मेरे पास आंसर आया है ईशा दीवान का। सो आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर ईशा दीवान। बहुत बढ़िया ईशा। सो इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर आंसरिंग। सो हम लोग प्लीज्ड हैं किससे? आपकी विजिट से। तो हम बहुत खुश हैं। प्लीज का मतलब होता है बहुत हैप्पी होना है, मैं हैप्पी हूं वाला होना, खुश होना, खुश खुश। तो जब भी आप प्लीज्ड का इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हो विद, ठीक है? ये फिक्स्ड है, याद कर लो उसको, इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? वी आर प्लीज्ड विद योर विजिट, राइट? ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 6th क्वेश्चन,
आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिल सकती हूँ 6 बजे। मैं मिल सकती हूँ भाई, बहुत ही पैक्ड इंसान हूं मैं, बहुत ही कम मेरे भाव मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो भाई मिल लिया करो। तो मैं जो मिलने आती हूँ आपसे वो 6 बजे मिलने आती हूँ। तो फटाफट आंसर करो, ये 6 बजे के लिए आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे? बाय, एट, इन की, ड्यूरिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। सेशन को लाइक शेयर करते रहो आप लोग। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को बता दो कि यहाँ पे टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है। सारे बेसिक ग्रामर के आप लोगों के बैचेस चल रहे हैं। बेसिक ग्रामर मैं पूरी 10 दिन में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, आपके एग्जाम रिलेवेंट। सो वो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक पता नहीं है इस चीज के बारे में, उनको बता दो आप लोग, और सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो। मेरे पास सबसे पहला जो आंसर आया है वो आया है हरप्रभ का, और हरप्रभ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें बता रही हूँ, याद रखना। यूज बता रही हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में 3 प्रेपोजिशन आप यूज करते हो। पहला यूज करते हो एट, दूसरा आप यूज करते हो ऑन, और तीसरा आप यूज करते हो इन। एट को आप कब इस्तेमाल करते हो? एट को आप इस्तेमाल करते हो जब आपका जो समय होता है वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है। ऑन का इस्तेमाल कब करते हो आप लोग? ऑन का एग्जाम आप लोग करते हो डेज के लिए और डेट्स के लिए। इन का इस्तेमाल कब करते हो? इनका इस्तेमाल करते हो आप लोग मंथ के लिए और ईयर के लिए। क्लियर है ना? इसको देख लो पहले, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दिस वन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो हम लोग को क्लास फर्स्ट से पढ़ाया जा रहा है। आई वोंट से फर्स्ट, ज्यादा हो गया, क्लास थर्ड से तो पढ़ाया ही जा रहा होगा। तो जब एग्जैक्ट समय के बारे में बात करते हो ना बेटा, तो 6 o'clock लगाते हो। 6 o'clock लगा हुआ है ना, 6 बजे, ये एग्जैक्ट टाइम है, शार्प टाइमिंग है, तो यहाँ पे लगा दोगे आप एट। गॉट इट? लेकिन अगर मैं बोल दूं संडे, मंडे, या फिर मैं बोल दूं 26, 27, तो यहां के लिए आप लगाओगे ऑन। या फिर मैं बोल दूं जनवरी, फरवरी, या फिर मैं बोलूं 1947, तो इन सब के लिए आप प्रेपोजिशन क्या लगाओगे? इन। समझ में आ रहा है? इतना सभी लोगों को क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा अपवाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो अपवाद क्या है वो सुन लो। अगर कभी भी एग्जाम में मंथ और टाइम एक साथ आ रहा हो, मंथ और टाइम एक साथ आ रहा हो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? डैश जनवरी 26, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। चलो बताओ मुझे, इस ब्लैंक में क्या फिल करूंगी मैं? एवरीवन, बिल्कुल करवाएंगे हम। आंसर करिए सभी लोग। डैश जनवरी, अब देखो मंथ भी आ रहा है साथ में और डेट भी आ रही है साथ में। डैश जनवरी 26 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। हर 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। मैंने अभी टाइम के रिस्पेक्ट में आप लोगों को क्या बताया? मैंने बोला 3 चीजें लगती हैं, एट, ऑन और इन, और उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक चीजें भी लिख दी। अब मुझे आप लोग सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या लिखाऊंगी मैं, इन की ऑन? ऑन ऑन ऑन, इन लगेगा मैम। अच्छा, कुछ लोग ऑन भी आंसर कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इसको हमेशा याद रखना, जब आप लोग का मंथ और आपका ये टाइम डेट वाला, ये दोनों चीजें साथ में आ रही होंगी, तो आप हमेशा डेट को प्रेफरेंस दोगे। तो डेट को प्रेफरेंस देते हुए आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप डेट को प्रेफरेंस देते हुए डेट वाले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे, और डेट वाला प्रेपोजिशन आपके पास क्या है? ऑन है। सो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? आप ऑन लगाओगे। क्लियर है सभी लोगों को अच्छे से? ये एवरीवन, इज दिस क्लियर? इज दिस पाल्पेबल? इन नहीं लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है? अच्छा, मैं बोल दूं अगस्त 15, अगस्त 15 या जनवरी 30, ये 2 डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अक्टूबर
सेकंड, ये जो कुछ डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो मैंने अक्टूबर 2 बोला, मैंने 30 जनवरी नहीं बोला, मैंने जनवरी 30 बोला, फिर मैंने बोला अगस्त 15। मैं मंथ पहले लिख रही हूँ, डेट बाद में लिख रही हूँ। आप क्या लगाओगे यहाँ पे? ऑन। गॉट इट? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय फादर विल रिटायर, मेरे पापा जी रिटायर होने वाले। किससे रिटायर होने वाले? सर्विस से रिटायर होने वाले। डैश अ ईयर, एक साल में। अब एक साल में कब? जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक साल में मेरे पापा जो है वो रिटायर होने वाले हैं। तो ऑफ 1 ईयर, ऑन अ ईयर, इन अ ईयर या बाय अ ईयर। अभी अभी आप लोग देखो पीछे पढ़ के आए हो ईयर से, ईयर के रिस्पेक्ट में क्या लगाते हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर करो, आपके सामने लिखा हुआ है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। ऑन अ ईयर आएगा, एट अ ईयर आएगा, इन अ ईयर आएगा, या बाय अ ईयर आएगा, या ऑफ अ ईयर आएगा। फटाफट आंसर करो सभी लोग, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट मुझे सही आंसर करोगे। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, और उनका देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी को। तभी तो हम लोग शोक मनाते हैं ना, मौन धारण करके बैठ जाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट। सी 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 सी, कौन सा सी, कौन सा बी? गार्नियर का कि लैक्मे का? तुम लोग ना सुधरोगे नहीं, मैं बोलती हूँ। आंसर सी 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 बी बी मत करो, मुझे बताओ कौन सा पार्ट में एरर है, क्या एरर है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट वर्ड है बेटा, साल के लिए आप लोग लगाओगे तो क्या लगाओगे? एक साल में, एक साल पर नहीं, एक साल में। गॉट इट? सभी लोगों को क्लियर है ये चीज अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं लिख देती हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैम ये तो आंसर आपने लिखा ही नहीं। चलो नेक्स्ट। सुगन्या, नाइस नेम ना। सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। सुगन्या जो है वो अपने ये जो उल्टा हाथ है ना उससे लिखती है, और बोला जाता है उल्टे हाथ वाले बहुत लकी होते हैं। उल्टे हाथ वाले नहीं, मतलब जो उल्टे हाथ से लिखते हैं वो बहुत लकी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं, जैसे वायरस 3 इडियट का, ठीक है। अच्छा, जो दोनों हाथ से लिखता है उसको आप एक नाम देते हो, वो नाम क्या है वो आप लोग मुझे बता दो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगी। और साथ में ये भी बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो हमारा बॉडी पार्ट दिया गया है, हम लोग भले ही जीवित हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम लोग अपने बॉडी पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो एक नॉन लिविंग थिंग में कंसिडर किया जाता है। हमारी आंख, हमारी नाक, हमारा मुंह, ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग में कंसिडर करी जाती हैं, ठीक है। भले ही जीवित है, जब तक हमारे अंदर है तब तक जीवित है, वरना इंडिविजुअली अगर आप इनको देखोगे तो ये नॉन लिविंग का पार्ट है। और जब नॉन लिविंग पार्ट से आप कोई काम को कर रहे होते हो और वो जिसको आप गिन सकते हो, जैसे हमारे 2 हाथ है हम उनको गिन सकते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाओगे? सभी आंसर करो। कौन था ये? मेहताब, इसका जो पीडीएफ है बेटा, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना वीडियो के नीचे, उसी में मिल जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स जरूर से जरूर कमेंट किया करो कि आपको सेशन कैसा लगता है। और इसके अलावा आप लोग ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, और आपको चाहिए कि मैम ये वाला बता दें, ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन देती हूँ मैं उसके आंसर्स भी किया करो आप लोग। बी आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो क्योंकि सुगन्या अपने बाएं हाथ से लिखती है, राइट, दायां लेफ्ट नहीं, दायां राइट, बायां लेफ्ट, ओके। आप मुझे बता सकते हो, इफ यू कैन टेल मी बायां एंड दायां। सो व्हाट इज दिस? वी विल यूज विद हियर, ओके, राइट। अरे वाह, ये कौन था? रवि। आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर रवि। मैंने आप लोगों से पूछा था कि वायरस का नाम बता दो। वायरस जो 3 इडियट वाला है ना, वो दोनों हाथ से ऐसे लिखता है। तो जो दोनों हाथ से लिखता है उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो एम्बी डेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से लिख ले उसको बोलते हो आप एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे अपना सुशांत सिंह जो बहुत चर्चाओं में रहा, इसकी डेथ हुई, डेथ का रीजन नहीं पता था, तो सुशांत भी दोनों हाथों से लिख लेता था, तो उसको भी आप लोग बोल सकते हो ही वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एम्बीडेक्स्ट्रस। थैंक यू रोहित, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होने के बाद जो कमेंट सेक्शन आता है उसमें बता सकते हो।
ठीक है, चलो। सो ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही कम्स डैश अ कार, वो आता है एक कार से, क्या लगेगा यहाँ पे, एट, बाय, विद और ऑन। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ आप लोग के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लगेगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इतना छोटा सा क्वेश्चन है बट यही आपको घुमा देता है। तो फटाफट आंसर करके बताओ मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, और जिसने मुझे सबसे पहले आंसर दिया उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक शानदार इनाम। अब वो इनाम क्या होगा मुझे सोचने दो। चलो, इतने सारे स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हो, लाइक्स इतने कम क्यों हैं? मेक योर हार्ट प्योर एंड लाइक इट, ओके। आई नीड दिस यार, इट इज नेसेसरी। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो कि यस मैम बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इट इज रियली हार्ट वार्मिंग थिंग, ओके। सो आप एक बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना। वो आता है, वो किस चीज से आता है, तो आप बोल रहे हो एक नॉन लिविंग थिंग है मैम, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ विद लगना चाहिए। बट माय डियर मुझे बताने दीजिए, जब भी कभी आप व्हीकल को यूज करोगे, किसको, व्हीकल को, किसको, व्हीकल को। व्हीकल बोले तो गाड़ी, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो शिप हो, वो आता है, कार से आता है, साइकिल से आता है, मोटरसाइकिल से आता है, शिप से आता है, प्लेन से आता है, खड़खड़े पे आता है, किसी पे भी वो आता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बट अगर कोई भी व्हीकल हो, व्हीकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई भी साधन से आता है वो, तो उस साधन के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करते हो बाय प्लस व्हीकल, जो भी व्हीकल है वो। सो नॉन लिविंग भले ही हो ये, लेकिन ये एक इकलौता आपका एक्सेप्शन होता है कि नॉन लिविंग के लिए होने के बावजूद भी जब आप किसी मीडियम से इधर से उधर किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे होते हो तो आप वहां पे बाय लगाते हो। हम लोग अपना पेमेंट भी करते हैं ना, पैसे जमा करते हैं या पैसे लेते हैं, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ चेक करते हैं ना, तो वी डू आवर पेमेंट्स बाय चेक। तो चेक भी एक व्हीकल की तरह काम कर रहा होता है, वहां पे इधर से उधर मीडियम की तरह काम कर रहा होता है, ट्रांसफर करवाने में मदद कर रहा होता है। सो याद रखना है आप लोगों को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बाय बस, बाय कार, बाय जीप, बाय चेक, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर भी वो आता है, वो किससे आता है, ये आ नहीं लगना चाहिए, आई डोंट नो क्यों लगा हुआ है ये। सो यहाँ पे आएगा वो बाय कार, कभी भी इनके बीच में आपका आर्टिकल नहीं लगता है बेटा, ठीक है। महबूब आलम आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। हाँ रॉन्ग हो गया ना, इसीलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि सेशन अटेंड नहीं कर रहे थे। अब अगली बार जब सेशन अटेंड करोगे ना प्रीपोजिशन का किसी का भी, तो करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हो ना बेटा, कौन पूछ रहा है ये, रवि, जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हो ना, किसी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हो, उसकी तरफ जाते हो ना, तो वहां पे आप टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, टूवर्ड्स का, किसी चीज की तरफ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। और ये है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन, जो कि पूरा का पूरा और कंप्लीटली बेस्ड है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उस पे। और लेट्स सी मुझे इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। बाय BMW, बाय ऑडी, अकेले अकेले घूमो तुम लोग BMW ऑडी से, है ना। चलो आंसर करना शुरू करो। और स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज एक लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन सभी स्टूडेंट्स को बता दो कि यहाँ पे बेसिक ग्रामर की इंग्लिश चल रही है, जो टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो यूपीटेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी बेसिक इंग्लिश कमजोर है, तो उनको बोलो कि यहाँ पे आके सेशन को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये सारे के सारे सेशन आपकी बेसिक को मजबूत करवा देंगे, ठीक है। So this was the last question and my dear students, ये जो आंसर आप लोग कर रहे हो, ये आंसर एकदम सही है। और ये आंसर सही है क्योंकि हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग सिखा रहे हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और क्योंकि नॉन लिविंग थिंग काउंट करने वाली है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे,
यहाँ पे विद लगाओगे, राइट। तो लेट मी चेक कि सबसे पहले मुझे किसने आंसर किया है, और जो आंसर मुझे सबसे पहले आया है वो आया है वसुंधरा का। ग्रेट, सो आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर वासु। सो वेरी नाइस वासु, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज के सेशन में इंटरेक्ट किया। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू राइट अ लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों के सामने मैं लास्ट क्वेश्चन लिखने वाली हूँ और मुझे बताना है आप लोगों को मुझे बताना है, मुझे क्यों बताना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या आएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे आप लोग इन कमेंट सेक्शन वीडियो खत्म होने के बाद, ओके। चलो, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप लोग बोलते हो ना स्विच ऑफ, OFF ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन। OFF ऑफ जब भी लिखा हुआ होता है तो ये दिखाता है आपका सेपरेशन, मतलब किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से आप अलग हो रहे हो। जैसे यू जम्प्ड ऑफ द रूफ, करना मत, टांगे वांगे टूट जाएंगे अगर बची है तो, ठीक है। सो आप जब ऊपर से नीचे गिर गए तो यू जम्प्ड ऑफ द रूफ, ठीक। डिस्काउंट में 50% ऑफ मिल गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है। प्लेन टेक ऑफ कर गया, उसने जमीन छोड़ दी तो वो टेक ऑफ कर गया। तो यहाँ पे तो छोड़ना समझ में आता है, सेपरेशन समझ में आता है, लेकिन ये स्विच ऑफ का सेपरेशन समझ में नहीं आ रहा। स्विच ऑफ हो गया, ठीक,